जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 50वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सैंडर्स वध से शुरू हुई यह कहानी भगत सिंह की फांसी तक आ पहुंची है। पिछले भाग में आपने देखा कि फांसी रुकवाने के लिए गांधी जी ने क्या क्या प्रयास किए थे। यदि वह वीडियो आप नहीं देख पाए हो तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जिस ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी, उसका कार्यकाल केवल 6 महीना था, जो 31 अक्टूबर 1930 को खत्म हो गया था। ट्रिब्यूनल द्वारा 7 अक्टूबर 1930 को जारी किए गए डेथ वारंट के अनुसार 27 अक्टूबर 1930 को फांसी देनी थी। वह वारंट कभी का एक्सपायर हो चुका था। सीआरपीसी की धारा 381 में प्रावधान था कि वह सेशन कोर्ट जो मृत्यु दंड सुनाता है, वही हाई कोर्ट से सजा की कंफर्मेशन मिलने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वारंट जारी करता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल सेशन कोर्ट की ही भूमिका में था। फर्क बस इतना था कि इसकी सुनाई सजा पर हाई कोर्ट की कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं थी। 31 अक्टूबर 1930 को उसकी अवधि समाप्त होने के बाद अब कोई सक्षम अदालत नहीं थी जो फांसी का वारंट जारी करती। सीआरपीसी की धारा 389 में प्रावधान था कि फांसी का आदेश वही जज जारी कर सकता है जिसने सजा सुनाई हो। यदि वह जज सेवा मुक्त हो चुका हो, या उसका ट्रांसफर हो चुका हो, या उसकी मृत्यु हो चुकी हो, तो उस जज की जगह आने वाला जज फांसी का आदेश जारी कर सकता था। ट्रिब्यूनल की अवधि खत्म होने के बाद न तो वह जज रहे, न उनके उत्तराधिकारी थे। ऐसी स्थिति में वकील अमोलक राम कपूर ने लाहौर हाई कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। उनका कहना था, क्योंकि अब कोई भी सक्षम अदालत नहीं है जो फांसी का आदेश जारी कर सके, इसलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जेल में रखना गैर कानूनी है। हाई कोर्ट में इस पिटीशन को 26 फरवरी 1931 को सुना जस्टिस भिड़े ने। सरकारी वकील ने कहा कि सरकार के पास कुछ दया याचिका विचाराधीन है। यदि सरकार को लगता है कि फांसी देने में कोई कानूनी दिक्कत है, तो सरकार सीआरपीसी की धारा 402 के अंतर्गत फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकती है। सरकारी वकील की इस दलील पर अमोलक राम कपूर की पिटीशन खारिज कर दी गई। 21 मार्च को राय बहादुर बद्रीदास ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके जस्टिस भिड़े के आदेश को प्रीवी काउंसिल में चुनौती देने की अनुमति मांगी। उसी दिन उन्होंने भगत सिंह के भाई कुलतार सिंह की ओर से एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। इसमें कहा गया था, जस्टिस भिड़े ने 26 फरवरी के आदेश में केवल फांसी की सजा के रद्द होने की संभावना की ही बात की थी। उन्होंने उस पिटीशन में उठाए गए मूल विषय, यानी फांसी का आदेश जारी करने के लिए कोई सक्षम अदालत ही नहीं है, इस पर कोई निर्णय नहीं दिया था। संभावना है कि 23 मार्च को फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि परिवारजनों को अंतिम भेंट के लिए उस दिन 11 बजे का समय दिया है। दोस्तों, इन दोनों पिटीशन पर सुनवाई होती है 23 मार्च को, और जज हैं एक बार फिर से जस्टिस भिड़े। जस्टिस भिड़े ने कहा कि हेबियस कॉर्पस पिटीशन को वे नहीं सुनेंगे, क्योंकि वे इस पर अपनी राय पहले ही दे चुके हैं। इसलिए यह पिटीशन दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दी गई, जहां इसे सुना जस्टिस ब्रॉडवे और जस्टिस जॉनसन ने। अदालत में जमकर बहस हुई। राय बहादुर बद्रीदास ने सीआरपीसी की धारा 381 और 389 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। जस्टिस ब्रॉडवे ने सरकारी वकील कॉर्डन नॉड से पूछा, क्या याचिकाकर्ताओं ने कोई दया याचिका दाखिल की है? सरकारी वकील ने बताया, उन्होंने दया याचना नहीं, बल्कि एक पिटीशन दाखिल की है कि उन्हें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। अदालत ने दोपहर बाद 3 बजे सुनाए अपने फैसले में इस पिटीशन को रद्द कर दिया। उसी दिन जस्टिस भिड़े ने भी दूसरी पिटीशन को, जिसमें उनके 26 फरवरी के आदेश को प्रीवी काउंसिल में चुनौती देने की अनुमति मांगी गई थी, उसे खारिज कर दिया। इसके बाद फांसी की घड़ी बहुत करीब आ गई थी। दोस्तों, सरकारी वकील ने कहा था कि भगत सिंह ने पिटीशन दाखिल की है कि उन्हें फांसी की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है।
इसका विवरण वीरेंद्र सिंधु अपनी पुस्तक युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में करती हैं। वे लिखती हैं, 19 मार्च 1931 को डिफेंस कमेटी की ओर से वकील प्राणनाथ मेहता भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से जेल में मिलते हैं। प्राणनाथ मेहता कहते हैं, दोस्तों, तुम इस बात को तो मानते हो कि हिंदुस्तान की आजादी बहुत दूर नहीं है? भगत सिंह ने कहा, जरूर, यही विश्वास हमारी प्रेरक शक्ति बना हुआ है। प्राणनाथ मेहता बोले, तो फिर आजाद भारत को तुम लोगों की जरूरत सबसे अधिक होगी। नए भारत का निर्माण तुम लोगों से अधिक अच्छा और कौन कर सकेगा? भगत सिंह कुछ कहने ही जा रहे थे कि उन्हें रोककर प्राणनाथ मेहता ने कहा, तुम लोगों का अपने जीवन पर व्यक्तिगत अधिकार है या अपने जीवन को तुम देश की धरोहर मानते हो? भगत सिंह मुस्कुराकर बोले, यार वकीलों वाली बात छोड़, तू सीधे तौर पर बता, तू कहना क्या चाहता है? यही कि तुम लोगों का जीवन देश की धरोहर है और देश की जनता चाहती है कि तुम गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक दया प्रार्थना पत्र भेज दो। तीनों के मुंह एकाएक गंभीर हो गए। सुखदेव और राजगुरु कुछ कहना चाहते थे, पर भगत सिंह ने आंख के इशारे से उन्हें चुप कर दिया और शांत स्वर में पूछा, किस तरह की दया प्रार्थना तुम चाहते हो? उत्साहित होकर प्राणनाथ मेहता ने कहा, मुझे गलत मत समझो मेरे दोस्त, हम लोग ऐसी कोई बात नहीं चाहते जिससे तुम्हारी बहादुरी को बट्टा लगे। आज रात हमारी कमेटी की बैठक में एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा जो मैं कल सुबह तुम लोगों के पास लेकर आऊंगा। राजगुरु और सुखदेव गुस्से से तमतमा रहे थे, पर भगत सिंह ने उन्हें बोलने नहीं दिया और मुस्कुराते हुए कहा, दया की प्रार्थना तो हम भी तैयार कर सकते हैं, मगर हमारे मुकदमे ने तुम्हें एक कामयाब वकील जरूर बना दिया है। याद रखना, दोस्तों का यह एहसान भूलना नहीं। दूसरे दिन प्राणनाथ मेहता अपना ड्राफ्ट लेकर पहुंचे, जिसे 5 आदमियों ने रात भर जागकर तैयार किया था। भगत सिंह प्राणनाथ मेहता को देखकर जोरों से हंस पड़े और बोले, यार रहने भी दो ड्राफ्ट, हम लोगों ने तो दया की प्रार्थना भेज दी है। बात यह है कि देर करना ठीक नहीं था। दोस्तों, 20 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने पंजाब के गवर्नर के नाम जो दया याचिका भेजी थी, वैसी दया याचिका ना तो उससे पहले किसी ने भेजी होगी और ना उसके बाद। भगत सिंह ने जो लिखा था उसके कुछ अंश देखिए। वे लिखते हैं, हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के निर्णय से 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। 1, अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के बीच एक युद्ध चल रहा है। 2, हमने निश्चित रूप में इस युद्ध में भाग लिया है, अतः हम युद्ध बंदी हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार कर रखा है। हो सकता है यह लड़ाई भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करे। किसी समय यह लड़ाई प्रकट रूप ले ले, कभी गुप्त रूप में चलती रहे, कभी भयानक रूप धारण कर ले, कभी किसान के स्तर पर युद्ध जारी रहे और कभी यह घटना इतनी भयानक हो जाए कि जीवन और मृत्यु की बाजी लग जाए। यह आपकी इच्छा है कि आप जिस परिस्थिति को चाहें चुन लें, परंतु यह लड़ाई जारी रहेगी। निकट भविष्य में अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा और यह युद्ध निर्णायक होगा। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद कुछ दिनों के मेहमान हैं। यही वह लड़ाई है जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है और हम अपने ऊपर गर्व करते हैं। इस युद्ध को न हमने आरंभ किया है और न ही हमारे जीवन के साथ यह समाप्त होने वाला है। हमारी सेवाएं इतिहास के उस अध्याय में लिखी जाएंगी जिसको यतीन्द्रनाथ दास और भगवती चरण के बलिदानों ने विशेष रूप से प्रकाशमान कर दिया है। हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे कोई दया की प्रार्थना नहीं करते। हम आपसे केवल यह प्रार्थना करते हैं कि आपकी सरकार के ही एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियोग है।
इस स्थिति में हम युद्धबंदी हैं। अतः इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा व्यवहार किया जाए और हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। दोस्तों, इतना ऊंचा आदर्श, ऐसा द्वितीय साहस और ऐसा बलिदान का उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। फांसी से एक दिन पहले यानी 22 मार्च को सेंट्रल जेल में ही बंद कुछ साथियों ने भगत सिंह के पास एक संदेश भिजवाया और पूछा, क्या सच में जीवन का कोई मोह नहीं है? भगत सिंह ने अपना आखिरी पैगाम अपने साथियों को लिखकर भेजा। जीवन की अंतिम घड़ियों में भगत सिंह की मानसिक स्थिति क्या थी, इसका बेहद शानदार उदाहरण है भगत सिंह का लिखा वह अंतिम पत्र। वे लिखते हैं, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं। मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति का रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं होगी। हां, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है। देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी करता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आज मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह को फांसी का कोई खौफ नहीं था। उन्हें तो इस बात का अफसोस था कि वो जो करना चाहते थे इस देश के लिए, मानवता के लिए, उसका 1000वां भाग भी कर नहीं पाए थे। यदि आजाद भारत में भगत सिंह होते तो शायद इस देश का नक्शा कुछ और होता। जो व्यक्ति साथियों का संदेश लेकर भगत सिंह के पास आया था, वही भगत सिंह का उत्तर लेकर चल पड़ा। भगत सिंह ने उसको रोककर कहा, उनसे कहना, यारो बातें तो बहुत होली, अब रसगुल्ले तो खिला दो। थोड़ी ही देर में रसगुल्ले आ गए। भगत सिंह ने बड़ी मस्ती से रसगुल्ले खाए थे। दोस्तों, इस कहानी को आज यहीं विराम देते हैं। कल देखेंगे क्रांति दूत युग दृष्टा शहीद आजम भगत सिंह के जीवन के अंतिम दिन, अंतिम पलों में क्या हुआ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे मां भारती के उस महान बेटे के महान आदर्श और सर्वोच्च बलिदान की कहानी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में घर घर तक पहुंच सके। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।